हाँ जी, कहाँ थे बताएं। टू पॉइंट वन नाइन पर 2.19। 19। देखो, अपन पढ़ रहे थे कि कौन सी इनकम, स्कोप ऑफ टीआई पढ़ रहे थे, टोटल इनकम का स्कोप, कौन सी इनकम किसके हैंड्स में टैक्सेबल होती है। ठीक है, तो उसमें अपन ने पढ़ा था इनकम चाहे वो अर्न इंडिया में हुई हो या फिर रिसीव इंडिया में कर लिया है। अगर रिसीव कर लिया या अर्न कर लिया, दोनों में अगर एक भी इवेंट इंडिया में हो गया, दोनों हो गए तो कहना ही क्या। अगर दोनों में एक भी इवेंट अगर इंडिया में हो जाता है, दैट मीन्स दैट इनकम विल बी टैक्सेबल इन इंडिया। ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ दैट असेसी। ओके, तो अपने को क्या देखना है, रेजिडेंशियल स्टेटस कुछ भी हो उसका, अगर वो इनकम इंडिया में अर्न हुई है या इंडिया में रिसीव हुई है, तो उस केस में वो इनकम की टैक्सेबिलिटी इंडिया में आएगी, चाहे उसका रेजिडेंशियल स्टेटस कुछ भी हो। ओके, तो उसी प्रोसेस में अपन पढ़ रहे थे, उसी उसी प्रोसेस में अपन पढ़ रहे थे क्या। फोन कर लेंगे। तो इसी प्रोसेस में अपन देख रहे थे इनकम अर्न इंडिया में हुई है या इंडिया से बाहर हुई है, तो इनकम अक्रू और अर्न किसे माना जाएगा, उसका क्या मीनिंग है। या फिर इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड किसे माना जाएगा। तो रिसिप्ट वाला पॉइंट तो अपन ने कवर कर लिया था कि ये मैंने पॉइंट इसको स्किप किया था। मैंने कहा कि अभी ये जो अभी जुलाई में एग्जाम है, वो तो उनको तो समझाने की जरूरत नहीं है, वो तो इस पॉइंट को आराम से समझ लेंगे। लेकिन जिन्होंने अभी आगे वाले चैप्टर नहीं पढ़े हैं, उनके ये बहुत ज्यादा ये समझ में नहीं आने अभी पॉइंट, तो इसको एक बार मैंने स्किप किया था नवंबर वाले बच्चों के लिए। ओके, तो बेटा देखो आगे अगर अपन चलते हैं इसमें, तो अपना जो पॉइंट रह जाता है वो ये वाला पॉइंट है, डीम्ड टू बी रिसीव्ड वाला पॉइंट पढ़ लिया था, डीम्ड टू बी रिसीव अक्रू और अराइज इन इंडिया। ठीक है, तो देखिए सर्टेन टाइप्स ऑफ इनकम, तो इसी में अगर अपन चलें तो 2.19 पे अपन ये चार्ट पढ़ रहे थे। ठीक है ना, इस चार्ट को अपन 2.19 पे देख रहे हैं, क्या था देखो। ये बोल रहे हैं इनकम डीम्ड टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया किसे माना जाएगा, कौन सी इनकम को इंडिया में अर्न हुआ हुआ माना जाएगा। तो इसमें पहले लिखा है इनकम अक्रू और राइजिंग आउटसाइड इंडिया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू और फ्रॉम। इनकम अक्रू और अराइजिंग आउटसाइड इंडिया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू और फ्रॉम एनी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। अगर उस इनकम का बिजनेस कनेक्शन इंडिया से है। सर ये बिजनेस कनेक्शन का कैसे मालूम चलेगा, तो बेटा अभी बात करेंगे बिजनेस कनेक्शन पे, इस पे अपनी चर्चा होगी थोड़ी देर बाद। ठीक है, उसके बाद में बोल रहे हैं एनी प्रॉपर्टी असेट और सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया। मान लीजिए कोई पर्सन है, उसकी प्रॉपर्टी अगर इंडिया में है, उसकी प्रॉपर्टी अगर इंडिया में कहीं भी है और उससे कोई भी इनकम हो रही है, दैट मीन्स दैट इनकम अक्रू और अराइज इन इंडिया। उस प्रॉपर्टी को किराए पे दे रखा है, कुछ भी कर रखा है, तो इनकम अगर इंडिया में है, अगर प्रॉपर्टी अगर इंडिया में है, उस प्रॉपर्टी से कोई इनकम हो रही है, दैट मीन्स दैट इनकम राइजेज इन इंडिया। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट सिचुएटेड इन इंडिया। कोई कैपिटल असेट है
कैपिटल एसेट का मतलब होता है शेयर्स भी कैपिटल एसेट है, ठीक है। तो अपन कैपिटल गेन चैप्टर में पढ़ेंगे कैपिटल एसेट में क्या क्या होता है। तो कोई भी जैसे इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी के शेयर्स को कोई मिस्टर एक्स है, वो नॉन रेजिडेंट है, उसके पास किसी इंडियन कंपनी के शेयर्स हैं, उसके पास कोई इंडियन कंपनी के शेयर्स हैं, तो उन शेयर्स को बेचता है। मिस्टर एक्स के पास इंडियन कंपनी के शेयर्स हैं, उन शेयर्स को वो बेचता है, तो वो इनकम भी इंडिया में टैक्सेबल मानी जाएगी, मतलब इंडिया में अर्न हुई हुई मानी जाएगी कि उसने वो इंडियन कंपनी के शेयर्स बेचे। दैट मीन्स दैट इनकम विल बी टैक्सेबल इन इंडिया। और अगर कोई इनकम अक्रू और अराइज इन इंडिया है, इनकम अक्रू और अराइज इन अपन जो है, ये पॉइंट हो गया अपना फर्स्ट वाला, फर्स्ट पॉइंट हो गया। इसमें ये पॉइंट और आगे थोड़ा डिस्कशन में आ जाएगा, ठीक है। दूसरे, सैलरी अर्न फॉर सर्विसेज रेंडर इन इंडिया। बोलेंगे सैलरी, इंडिया से किसी को सैलरी मिल रही है, इंडियन कंपनी में जॉब कर रहा है, इंडिया में उसने सर्विसेज दी है, उससे कुछ भी इनकम अर्न हो रही है, दैट मीन्स यहाँ पे इंडिया में अगर कोई जॉब कर रहा है, कोई भी पर्सन हो, तो वो इनकम इंडिया में, उसको जो सैलरी मिलेगी वो इंडिया में अर्न हुई मानी जाएगी। सैलरी पेबल बाय द गवर्नमेंट टू इंडियन सिटीजन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया। ये भी देखो, सैलरी पेबल बाय द गवर्नमेंट टू इंडियन सिटीजन और सर्विसेज। मान लीजिए कोई मिस्टर एक्स है, इंडियन है, बिल्कुल इंडियन सिटीजन है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको आउटसाइड इंडिया जॉब पे लगा दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको आउटसाइड इंडिया जॉब पे भेज दिया है। तो ये मिस्टर एक्स है, वो सर्विसेज तो आउटसाइड इंडिया जो दे रहा है, लेकिन इसको जो सर्विसेज दी जा रही है, इसको जो सैलरी दी जा रही है, इन सर्विसेज के बदले वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी इंडियन सिटीजन को बाहर सर्विस देने के लिए पेमेंट कर रही है, तो वो इनकम भी इंडिया में अर्न हुई मानी जाएगी, क्योंकि पेयर जो है, पे जो कर रहा है वो कहाँ का है, इंडियन गवर्नमेंट है। तो पेयर, इसका मतलब ये इनकम भी कहाँ से अर्न हुई हुई है, सर्विसेज कहीं भी रेंडर हुई हो, लेकिन वो इनकम इंडिया में अर्न हुई हुई मानी जाएगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो ये पॉइंट हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इसमें देखो एक पॉइंट और बता देता हूँ मैं आपको, ये केवल सैलरी के रेस्पेक्ट में बात है। सैलरी के केस साथ में अलाउंसेज और परक्यूजेट्स भी मिलते हैं, जैसे मेडिकल फैसिलिटी है, कार फैसिलिटी है, पार्क्स फैसिलिटी, परक्यूजेट्स, सैलरी चैप्टर में पढ़ोगे। अलाउंसेज एंड परक्यूजेट्स अगर इंडियन गवर्नमेंट इंडियन सिटीजन को पे करती है सर्विसेज बाहर देने के लिए, तो वो 10(7) में एग्जम्प्ट है, वो 10(7) में एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। सैलरी है वो टैक्सेबल होती है, ठीक है। अगेन वो पॉइंट आ जाएगा वापस से। डिविडेंड पेड बाय एन इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया, एक एक्स लिमिटेड है जो इंडियन कंपनी है, और इसके शेयर्स हैं तो मिस्टर ए के पास, और मिस्टर ए है वो मान लीजिए नॉन रेजिडेंट है, मिस्टर ए नॉन रेजिडेंट है, इसके पास इंडियन कंपनी के शेयर्स हैं। जिनके पास शेयर्स हैं, कंपनी टाइम टू टाइम डिविडेंड देती रहती है, तो कंपनी ने डिविडेंड दिया, मिला किसको, मिस्टर ए को। मिस्टर ए के लिए इनकम, ये डिविडेंड इनकम इंडिया में अर्न हुई हुई मानी जाएगी, यस और नो? इंडियन कंपनी का डिविडेंड अगर इंडियन कंपनी पे कर रही है, चाहे वो आउटसाइड इंडिया ही क्यों ना पे कर रही हो, तो भी वो इनकम इंडिया में अर्न हुई हुई मानी जाएगी। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये बोले इंटरेस्ट इफ पेबल बाई, इंटरेस्ट इफ क्या लिखा है, पेबल बाई
नॉन रेजिडेंट, गवर्नमेंट, और बोले पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, ये तीनों के लिए इंटरेस्ट, रॉयल्टी और फीस। देखो वैसे तो इनके जो पॉइंट है, नॉन रेजिडेंट की टैक्सेबिलिटी आती है जो आपके सिलेबस में नहीं है हाल फिलहाल। जब सीए फाइनल में आओगे जो नॉन रेजिडेंट की टैक्सेबिलिटी के लिए इंटरनेशनल टैक्स बोल के एक टॉपिक पढ़ोगे, तो उसमें ये सारी सेक्शन डिटेल में है। ठीक है, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, ये जो पॉइंट है ना, ये सारा का सारा आपको फाइनल में जाके पढ़ना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, एग्जाम के लिए इतना ही रिलेवेंट नहीं लग रहा मुझे भी, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं अपन। उसके बाद देखिए, जेठालाल लेट हो गया आज, अभी ज्वाइन किया है। तो देखो इंटरेस्ट इफ क्या लिखा है, पेबल बाय, इंटरेस्ट इफ क्या लिखा है, पेबल बाय, नॉन रेजिडेंट ने पे किया है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इफ क्या लिखा है, पेबल बाय, payable by a non-resident, money is borrowed and used for the purpose of business or profession carried on in India. Technical, if technical services, royalty services are utilized for the purpose of business carried on in India, making income from any source in India. ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं ये बेटा, इंटरेस्ट की इनकम की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये किसकी बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट की जो इनकम होती है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट की इनकम ये बोल रहे हैं किसी ने पैसा उधार लिया है और उस उधार लिए हुए पैसे को कोई इंडिया में बिजनेस करने के लिए काम में लिया है। तो अच्छे से समझाइए, कोई मिस्टर एक्स है, उसने लोन लिया, ठीक है, बैंक से। मिस्टर एक्स ने लोन लिया बैंक से, मिस्टर एक्स, ठीक है, मिस्टर एक्स ने अगर लोन लिया है तो इस पे इंटरेस्ट पे करेगा। क्वेश्चन ये, इंटरेस्ट की इनकम आई तो बाहर से, मिस्टर एक्स नॉन रेजिडेंट है, तो इवन तो वो नॉन रेजिडेंट है, ये इनकम बाहर से आई है, तो ये इनकम, उसके बावजूद ये इनकम इंडिया में अर्न हुई हुई मानी जाएगी। तो ये बोले इंडिया में बिजनेस करने के लिए किसी ने भी पैसा लोन लिया हो, उस पर इंटरेस्ट की इनकम है वो इंडिया में ही मानी जाएगी। या फिर टेक्निकल सर्विसेज के लिए, रॉयल्टी के लिए, जो यूज इंडिया में बिजनेस करने के लिए वो टेक्निकल सर्विसेज इंडिया के बिजनेस के लिए काम में आई है, तो भी वो इनकम, इंटरेस्ट है वो इंडिया में अर्न हुआ हुआ माना जाएगा। पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया होता है वो भी इंडिया में, इसके एक्सेप्शन है कि अगर आप बिजनेस आउटसाइड इंडिया कर रहे हो तो, या फिर मनी जो हुई है वो आउटसाइड इंडिया बिजनेस करने के लिए टेक्निकल सर्विसेज के लिए यूज हुई है, तो भी वो आउटसाइड इंडिया माना जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट मैंने लाइटर साइड बताए, अगर बहुत ज्यादा यूज होगा तो आगे डिस्कस हो जाएगा वो भी। ठीक है, अगले वाला पॉइंट इतना रिलेवेंट एक बार नहीं है। अब देखो जल्दी जल्दी पढ़ते हैं इसको। Any income accrue or arising on assessee in any place outside India, whether directly or indirectly. Any income accrue arising to an assessee in place outside India, whether directly or through or from any business connection in India. ठीक है, ये बोल रहे हैं कि कौन सी इनकम इंडिया में अर्न हुई मानी जाएगी, तो इसके पॉइंट्स बना दिए। पहला, एनी इनकम राइज टू एन assessee in any place outside India, whether directly through or from any business connection in India, through और कोई प्रॉपर्टी से इंडिया में इनकम हो रही है किसी, जो पहले पढ़ा है ना वही है, एनी सोर्स उसका इंडिया से है या फिर कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर हो रही है, तो सेल बी डीम्ड टू अक्रू और राइज इन इंडिया माना जाएगा। ठीक है, बिजनेस कनेक्शन क्या होता है, business connection shall include any business activity carried out through a person acting on behalf of the non-resident. For a business connection to be established, the person acting on behalf of the non-resident must have an authority which is habitually exercised in India to conclude contract on behalf of the non-resident.
For a business connection to be established, the person acting on behalf of the non-resident must have an authority which is habitually exercised in India to conclude contracts on behalf of the non-resident, or habitually concludes contracts or plays the principal role leading to conclusions of the contract by the non-resident, and such contract should be। अब देखो बिजनेस कनेक्शन को इन्होंने डिफाइन किया कि बिजनेस कनेक्शन क्या होता है। Business connection shall include any business activity carried out to a person acting on behalf of the non-resident. For a business connection to be established, the person acting on behalf of the non-resident, की मतलब non-resident के behalf पे जो person काम कर रहा है वो भी बिजनेस कनेक्शन है, अगर उसके पास ऑथोरिटी है विच इज हैबिचुअली एक्सरसाइज इन इंडिया टू कंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट ऑन नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे वो सारे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह एग्जीक्यूट करता है, तो वो बिजनेस कनेक्शन है। हैबिचुअली कंक्लूड्स कॉन्ट्रैक्ट और प्लेज द प्रिंसिपल रोल लीडिंग टू, बोला कि उसका प्रिंसिपल रोल उसका वही सारे डिसीजन यहाँ पे ले रहा है, तो वो इनकम इंडिया में अर्न हुई मानी जाएगी। इन द नेम ऑफ द नॉन रेजिडेंट, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फॉर द ग्रांटिंग ऑफ द राइट टू यूज, किसी प्रॉपर्टी का यूज करने का राइट है, फॉर द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज बाय दैट नॉन रेजिडेंट, तो ये बिजनेस कनेक्शन मान लिया जाएगा। ठीक है, आप एक बार इसको, थोड़ा सा आपको बोरिंग लग रहा होगा, थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा ये थ्योरेटिकल पॉइंट है, एक बार आप सिंपल रीडिंग फिर से लगाना मेरे पढ़ाने के बाद। ठीक है, इनमें कोई कॉन्सेप्चुअल बातें नहीं है बहुत ज्यादा। ठीक है, इन केस वेयर इज नो सच ऑथोरिटी, अगर उसके पास ये ऑथोरिटी नहीं है तो क्या होना चाहिए, बट हैबिचुअली मेंटेन्स इन इंडिया स्टॉक हो, लेकिन वो स्टॉक उसका वही मेंटेन करता है। ठीक है, सारा जो बिजनेस है उसी के थ्रू, और रेगुलरली डिलीवर गुड्स और मर्केटाइज बिहाफ ऑफ द नॉलेज। तीसरा, हैबिचुअली सिक्योर्स ऑर्डर्स इन इंडिया, इंडिया में ऑर्डर वही ले रहा है सारे के सारे, मैनली और होली फॉर द नॉन रेजिडेंट के लिए सारे के सारे ऑर्डर्स वही ले रहा है। ठीक है, तो ये भी माना जाएगा। अब इस ट्रांजेक्शन फर्दर देर में भी सिचुएशन व्हेन द पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द सिक्योर ऑर्डर, अगर वो ऑर्डर ले रहा है दूसरे नॉन रेजिडेंट के लिए, इनसे बिजनेस कनेक्शन फॉर अदर नॉन रेजिडेंट इज एस्टेब्लिश, सच अदर नॉन रेजिडेंट कंट्रोल्स द नॉन रेजिडेंट। इसका मतलब क्या है, देखो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ये देखो, ये जो ऊपर ABC पॉइंट है ना, ये एक मिस्टर ए है जो मिस्टर एक्स के बिहाफ पे काम कर रहा है, मिस्टर ए है वो मिस्टर एक्स नॉन रेजिडेंट है उसके बिहाफ पे काम कर रहा है। सिक्योर ऑर्डर फॉर, अब वो ऑर्डर जो है मिस्टर ए वो मिस्टर एक्स के लिए भी ऑर्डर ले रहा है, और एक मिस्टर वाई नॉन रेजिडेंट है उसके लिए भी ले रहा है। इसका मतलब ये हो गया मिस्टर ए वैसे तो मिस्टर एक्स का एजेंट है, लेकिन मिस्टर ए है वो मिस्टर वाई के भी ऑर्डर ले रहा है। ठीक है, तो मैं ये बोलूंगा कि बिजनेस कनेक्शन स्टेब्लिश्ड जो है इनका तो है ही, इनमें तो कहना ही क्या सर, इसमें तो बिल्कुल है, ये तो बिजनेस कनेक्शन है मिस्टर ए और मिस्टर एक्स में। तो सिक्योर ऑर्डर फॉर मिस्टर एक्स है तो बिजनेस कनेक्शन ये तो डायरेक्टली हो गया। इनडायरेक्टली कब होगा, मिस्टर वाई जो है नॉन रेजिडेंट है उसका और मिस्टर ए का, मतलब इंडिया में इसका बिजनेस कनेक्शन है क्या, तो ये कब होगा, या तो मिस्टर एक्स है, या तो मिस्टर जो एक्स से नॉन रेजिडेंट है इसको ये मिस्टर वाई कंट्रोल कर रहा है, मिस्टर वाई कंट्रोल कर रहा है तो हो जाएगा, या फिर मिस्टर वाई है उसको कंट्रोल मिस्टर एक्स कर रहा है तो हो जाएगा, या फिर दोनों मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई दोनों को कोई तीसरा ही मिस्टर जेड कंट्रोल कर रहा है, मतलब कॉमन कंट्रोल है दोनों के पास। सर वापस बताइए, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे तीन पार्टी हैं, एक तो मिस्टर ए है, एक तो मिस्टर ए है, एक मिस्टर एक्स नॉन रेजिडेंट है, और एक मिस्टर वाई नॉन रेजिडेंट। एक तो मिस्टर एक्स नॉन रेजिडेंट है और एक मिस्टर वाई नॉन रेजिडेंट है। ठीक है, अब देखो इसमें मिस्टर ए तो क्या है, मिस्टर ए बेसिकली, मिस्टर ए एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर एक्स, इसके बिहाफ पे ये काम कर रहा है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल बिजनेस कनेक्शन हो गया, इसमें तो बिजनेस कनेक्शन है ही।
ठीक है। क्या इन दोनों में भी बिजनेस कनेक्शन है? क्या मिस्टर वाई के बिहाफ पे भी मिस्टर ए ऑर्डर ले रहा है? तो इनका बिजनेस कनेक्शन कब होगा? इनका बिजनेस कनेक्शन होगा अगर मिस्टर वाई इसको कंट्रोल कर रहा है, या फिर मिस्टर मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को कंट्रोल कर रहा है, मिस्टर वाई मिस्टर एक्स को कंट्रोल कर रहा है, या तो ये इसको कंट्रोल कर रहा है या ये इसको कंट्रोल कर रहा है, या फिर इन दोनों को मिलके तीसरा ही मिस्टर जेड, मतलब दोनों पे कॉमन कंट्रोल है किसी का, तो भी बिजनेस कनेक्शन मान लिया जाएगा। कहने मतलब कहीं ना कहीं रिलेशन है इसमें, और इसमें रिलेशन आपको एडजस्ट करना है, इसमें और इसमें आपको रिलेशन बताना है बेसिकली। ठीक है, इसमें और इसमें रिलेशन अगर है दोनों में, तो रिलेशन कैसे होगा? या तो एक दूसरे को कंट्रोल कर रहे हैं, या फिर ये दोनों को कोई तीसरा कंट्रोल कर रहा है, दोनों को सेम कंट्रोल में है दोनों, तो भी वो बिजनेस कनेक्शन मान लिया जाएगा। ठीक है। अब ये बोले एजेंट्स हैविंग इंडिपेंडेंट स्टेटस। इंडिपेंडेंट स्टेटस का मतलब होता है कि कोई एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ किसी पर्टिकुलर पर्सन के बिहाफ पे नहीं करते, अपना इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे नहीं होते क्या ब्रोकर होते हैं, तो ब्रोकर तो कोई वैसे नहीं होते, वो तो किसी का भी काम कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट है वो अपने काम के लिए। ठीक है। तो जो इंडिपेंडेंट एजेंट होते हैं अपना नॉर्मल ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो इंडिपेंडेंट हैं, तो उनको यहाँ पे बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा। ठीक है, इतना काफी है इसमें। देखो इसको, हो गए। हम्म, उसके बाद significant economic presence of a non-Asian India shall also constitute। इकोनॉमिक प्रेजेंस उसके इंडिया में, इकोनॉमिक प्रेजेंस का मतलब क्या होता है कि कोई भी गुड्स या सर्विसेज जो प्रॉपर्टी कैरिड आउट बाय ए नॉन रेजिडेंट इन इंडिया इंक्लूडिंग प्रोविजन और डाउनलोड ऑफ डेटा सॉफ्टवेयर इन इंडिया। ठीक है, डेटा डाउनलोड हो रहा है इंडिया से, या कोई सॉफ्टवेयर वगैरह इंडिया में हो रहा है, तो ये बोल रहे हैं कि जो पेमेंट है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है, एग्रीगेट ऑफ पेमेंट अराइजिंग फ्रॉम सच ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द पीरियड एक्सीड सच अमाउंट एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। ये एज में बी प्रेस्क्राइब्ड में मैं ये बोलूंगा कि एज में भी प्रिस्क्राइब्ड जो भी गवर्नमेंट के रूल्स वगैरह होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो लिमिट बता रखी है, उस लिमिट से अगर ज्यादा का ट्रांजेक्शन इंडिया से हो गया, ये बोल रहे हैं कि कोई फॉरेन साइट से आपने डेटा डाउनलोड कर लिया, ठीक है, या फिर इंडियन साइट से किसी ने डेटा डाउनलोड कर लिया, या फिर कोई सॉफ्टवेयर वगैरह उसका यूज कर लिया, तो उसका भी क्या बिजनेस कनेक्शन इंडिया से है क्या? तो बोल रहे हैं कि एक लिमिट बता रही है, उस लिमिट से ऊपर का अगर ट्रांजेक्शन कर लेते हो तो माना जाएगा। सिस्टमेटिक एंड कंटिन्यूअस सॉलिसिटिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, एक बार इसको छोड़ दो, इससे कंफ्यूज हो, इस पॉइंट पे आओ। इन केस ऑफ बिजनेस इन रेस्पेक्ट ऑफ विच ऑल द ऑपरेशन आर नॉट कैरिड आउट इन इंडिया। ये क्या पढ़ रहे हैं? ऐसे केसेस जहां पे बिजनेस कनेक्शन इंडिया में नहीं माना जाएगा, वो केसेस जहां पे बिजनेस कनेक्शन इंडिया में नहीं माना जाएगा, वो केसेस की अपन बात कर रहे हैं। तो इन केस ऑफ ए बिजनेस इन रेस्पेक्ट ऑफ विच ऑल द ट्रांजेक्शन आर नॉट कैरिड आउट इन इंडिया, in case of a business in respect of which all the transactions are not carried out in India, सारे ट्रांजेक्शन अगर इंडिया में नहीं हो रहे, in the case of a business of which all the operation are not carried out in India, the income of the business is deemed to be accrued in India shall be only such part। इस हेडिंग का मतलब समझे क्या? आप भी पढ़ो ना थोड़ा, इसका मतलब बताएं। ये बोल रहे कोई ऐसा कोई बिजनेस है जिसमें सारे के सारे ऑपरेशन इंडिया से नहीं हो रहे हैं, तो क्या पूरी इनकम इंडिया में अर्न हुई मानी जाएगी क्या? तो ये बोल रहे हैं नहीं, जितने ऑपरेशन उस बिजनेस के इंडिया में हुए हैं,
जितनी एक्टिविटीज, जितना प्रोसेस इंडिया में हुआ है, उतनी ही इनकम इंडिया में मानी जाएगी, उतनी ही इनकम इंडिया में मानी जाएगी जितना प्रोसेस इंडिया में हुआ है उसका। So in the case of business which all the operations are not carried out in India, income of the business deemed to accrue in India shall be only such part of income as is reasonably attributable to the operation carried out in India. Therefore, it follows that such part of income which cannot be reasonably attributed to the operation in India. Purchase of goods in India for export. ये कई बार क्वेश्चन में आता है, परचेज ऑफ गुड्स इन इंडिया फॉर एक्सपोर्ट। ये एक्सेप्शन बड़े इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये ध्यान रख लेना। अगेन रिपीट कर देता हूं मैं, ये जो पॉइंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है इस पे क्वेश्चन, ठीक है, इसको मार्क कर लेना, ठीक है, इस पे कोई क्वेश्चन बन सकता है। मतलब आपको 4-5 ट्रांजेक्शन देंगे और यू हैव टू आंसर वेदर दैट ट्रांजेक्शन इनकम अराइजेज इन इंडिया और नॉट, reasonably attributed to the operation carried out in India. Therefore, it follows that such part of income which cannot be reasonably attributed to the operation in India, it is not deemed to accrue or arise in India. ये बोल रहे हैं कि अगर पूरे प्रोसेस, सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, अगर किसी इनकम के पूरे प्रोसेस इंडिया में नहीं हो रहे हैं, तो जितने प्रोसेस इंडिया में हो रहे हैं उसी को इनकम इंडिया में अर्न हुई हुई माना जाएगा, बाकी को नहीं माना जाएगा। परचेज ऑफ गुड्स इन इंडिया फॉर एक्सपोर्ट, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, ये पॉइंट कई बार आया एग्जाम में, मैं एग्जांपल लेता हूं इसका। मिस्टर एक्स नॉन रेजिडेंट यूएस का, वो क्या करता है, इंडिया से माल खरीदा, इंडिया से परचेज किया, और उसके बाद में यहां से परचेज किया उसने इंडिया से, और परचेज करके यूएस वाले ने इसको भेज दिया कहाँ पे, श्रीलंका एक्सपोर्ट कर दिया, इसने एक्सपोर्ट कर दिया श्रीलंका। इस ट्रांजेक्शन में इनकम, यहाँ इनकम मिस्टर एक्स को, ध्यान से आंसर करना है, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। इस देखो, दो ट्रांजेक्शन है, इंडिया से खरीदा और श्रीलंका में बेचा। मिस्टर एक्स को इनकम कहाँ पे जनरेट हो रही है, इस वाले परचेज वाले पे जनरेट हो रही है, एक्सपोर्ट वाले पे, बताएं। मिस्टर एक्स को इनकम जब वो इंडिया से खरीद रहे तब जनरेट हो रही है, या फिर श्रीलंका बेच रहे हैं तब हो रही है, बताएं प्लीज आंसर। मिस्टर एक्स को इनकम कहाँ जनरेट हो रही है, आंसर करें मुझे। आंसर करें। श्रीलंका। श्रीलंका, बिल्कुल जी, सेल करते हैं उसी में तो इनकम होती है, इनकम होती है ना, ट्रांजेक्शन जहां सेल कर रहे हैं वहीं तो इनकम जनरेट होगी। तो क्वेश्चन ये आया, इस ट्रांजेक्शन में जो एक्सपोर्ट पे इनकम जनरेट हुई है, श्रीलंका में सेल पर सौरभ जैन, एक्सपोर्ट टाइम जब वो श्रीलंका में सेल करेगा, लक्ष्मी, यशस्वी श्रीलंका, पंकज श्रीलंका, जेठालाल श्रीलंका, शिवानी श्रीलंका, सौरभ जैन श्रीलंका सेल कर रहा है तब, शुभम जैन, पिंकी, बिल्कुल सही आंसर है सबके कि सर परचेज में थोड़ी इनकम तो सेल करेगा तब जनरेट होगी, और बिल्कुल बेटा यहीं पे इनकम जनरेट होगी। तो क्वेश्चन ये आता है, ये इनकम इंडिया में अर्न हुई हुई मानी जाएगी क्या, ये इनकम इंडिया में अर्न हुई हुई मानी जाएगी क्या? नहीं सर, बिल्कुल ये इनकम इंडिया में अर्न हुई हुई नहीं मानी जाएगी।
तो कहने का मतलब इंडिया से किसी ने परचेज किया है ओनली फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट। किसी नॉन रेजिडेंट ने इंडिया से परचेज किया है किस पर्पज के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए, तो चाहे परचेज इंडिया से क्यों नहीं किया हो वो इनकम इंडिया में नहीं मानी जाएगी। ठीक है, नॉन रेजिडेंट की इनकम। जिसने बेचा है उसकी तो होगी ऑब्वियसली इंडिया में। मान लीजिए मेरे से खरीदा उस नॉन रेजिडेंट, तो मुझे तो इंडिया में ही होनी है। लेकिन नॉन रेजिडेंट ये बोलना चाह रहे हैं कि जो एक्सपोर्ट किया उस इनकम में कुछ हिस्सा इंडिया का भी है क्या, तो उसका कोई हिस्सा इंडिया में नहीं माना जाएगा। कोई भी किसी भी तरीके का हिस्सा उसका इंडिया में नहीं माना जाएगा। तो दैट मीन्स परचेज ऑफ गुड्स इन इंडिया फॉर एक्सपोर्ट, in the case of a non-resident, no income shall be deemed to accrue or arise in India to him through or from operations which are confined to the purchase of goods in India for the purpose of export. That means किसी non-resident ने no income shall be deemed to accrue or arise in India to him, उसको इंडिया में इनकम अर्न हुआ हुआ माना ही नहीं जाएगा। उसका इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा उस इनकम पे। सर क्यों नहीं लगेगा? तो बेटा इसलिए नहीं लगेगा कि ऑपरेशन विच आर कन्फाइंड टू द परचेज ऑफ गुड्स इन इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट, क्योंकि उसने केवल खरीदा है। और किस पर्पज के लिए खरीदा है? एक्सपोर्ट पर्पज के लिए खरीदा है। ये इंपॉर्टेंट, एक्सपोर्ट पर्पज के लिए खरीदा है, इसलिए उस इनकम पे इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा। ओके, उसके बाद अगर अपन बात चलते हैं कलेक्शन ऑफ न्यूज एंड व्यूज इन इंडिया फॉर ट्रांसमिशन आउट ऑफ इंडिया। न्यूज चैनल होते हैं, कोई मान लीजिए कोई नॉन रेजिडेंट का न्यूज चैनल है, मैगजीन्स हैं आते हैं, मतलब बाहर का कोई न्यूज एजेंसी है, यूएस का कोई न्यूज चैनल है, वो इंडिया में आके मान लीजिए न्यूज कवरेज करता है, ठीक है, और बाहर जाके चलाता है, तो उस न्यूज से उसको इनकम तो होगा, लेकिन वो इनकम इंडिया में मानी जाएगी क्या? नहीं जी, न्यूज वगैरह मीडिया को इसमें कवर नहीं किया है। मीडिया जो फॉरेन मीडिया है वो इंडिया में आके अगर कुछ कवरेज करते हैं और अपने देश में जाके उसको चलाते हैं, उससे टीआरपी बढ़ाते हैं, उससे कोई इनकम अर्न करते हैं, तो वो इनकम इंडिया में अर्न हुई हुई नहीं मानी जाएगी। तीसरा सर आता है कि सर ये फॉरेनर, हाँ जी पूछिए। सर ये जो सेकंड पॉइंट है ना, उसमें जो सेल तो कर रही है ना, एक्सपोर्ट तो कर रही है ना गुड्स को। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बेटा एक्सपोर्ट कर रहा है। जैसे मैंने कहा कि जो सेल कर रहा है ना, जैसे मान लीजिए मैं हूं मिस्टर लोकेश फ्रॉम इंडिया, मिस्टर लोकेश फ्रॉम इंडिया, मिस्टर शुभम फ्रॉम अमेरिका। मिस्टर शुभम ने मिस्टर लोकेश से माल खरीदा, ठीक है, और मिस्टर शुभम ने उस माल को क्या किया? श्रीलंका एक्सपोर्ट कर दिया। तो बेटा मिस्टर लोकेश ने तो बेचा है ना मिस्टर शुभम को, तो लोकेश का तो इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगा, उसमें तो क्वेश्चन ही नहीं है इस ट्रांजेक्शन पे। मैं ये पूछ रहा हूँ मिस्टर शुभम ने जो यूएस श्रीलंका बेचा है उस पे जो एक्सपोर्ट हुआ, क्या वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी क्या? तो इन्होंने कहा है नहीं जी, वो इनकम इंडिया में मिस्टर शुभम के लिए इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी, क्योंकि दैट इनकम वुड बी इनकम अराइज और आउटसाइड, अक्रू और अराइज इन आउटसाइड इंडिया। ठीक है, ठीक है सर। तो देखो ये पॉइंट हो गया अपना, ये पॉइंट हो गया। तीसरा है कि सर ये मूवी बनाने आते हैं कुछ लोग बाहर के, जो सिटीजन बाहर के जो हैं, मूवी वगैरह मूवी की शूटिंग करने आते हैं, ठीक है, तो फिर इनके लिए इंडिया में टैक्सेबल, जो बाहर के हीरो हैं फॉरेन जो हैं, ये इंडिया में शूटिंग करके चले जाते हैं, तो इनकी इनकम इंडिया में मानी जाएगी क्या? जी समझ रहे हो ना क्वेश्चन? सर थर्ड अजी पॉइंट बताना वापस से। न्यूज, न्यूज वाला क्या? यस सर। न्यूज वाला ये है कि कोई भी नॉन रेजिडेंट है जिसका बिजनेस क्या है, न्यूज एजेंसी चलाते हैं या फिर न्यूज़पेपर मैगजीन्स वगैरह जर्नल्स वगैरह पब्लिश करते हैं, तो इनकी इनकम इंडिया में मानी जाएगी क्या? जो, तो इन्होंने न्यूज इंडिया से कलेक्ट की है, ठीक है, लेकिन उनका ट्रांसमिशन इंडिया से बाहर जाके करेंगे, ठीक है, न्यूज इंडिया से कलेक्ट किया और उसको अपने कंट्री में जाके चला दिया, तो टीआरपी तो बढ़ेगी ना उनकी, को इंडिया की न्यूज ले जाके चलाएंगे वहां पे, तो टीआरपी बढ़ेगी मान लीजिए, और उससे इनकम हुई है उनको, तो क्या उस इनकम में इंडियन इनकम का भी हिस्सा है कि इंडियन गवर्नमेंट ये बोले कि भी न्यूज तो हमारे देश की है, हमें भी शेयर दो इसमें?
बात समझ रहे हैं? क्या इंडियन गवर्नमेंट ऐसा बोल सकती है क्या कि आपने जो न्यूज चैनल तो आपका है, लेकिन आपने इनकम जो है वो इंडिया में आके अर्न की है, ये न्यूज तो हमारी है, ये न्यूज तो हमारी है, तो हमें भी पैसा दो, इसमें जो इनकम में जो इंडिया में टैक्स बनता है, तो इसको एक्सेप्शन में बोला कि ये इनकम इंडिया में अर्न हुई हुई नहीं माननी चाहिए। ठीक है, एक बार पढ़ के और बता देता हूँ, कोई आप में से रीडिंग लगाए, पंकज आप ही लगाओ तीसरे पॉइंट का रीडिंग। Collection of news and views in India for transmission out of India. In the case of non-resident, being a person engaged in the business of देखिए running a बोल रहे हैं नॉन रेजिडेंट जिसका बिजनेस क्या है, रनिंग अ न्यूज एजेंसी चला रहा है, और क्या चला रहा है पंकज? publishing newspaper, magazines, or journals, no income shall be deemed to accrue or arise in India to him through or from activities which are confined to the collection of news and views in India for transmission out of India. ठीक है, समझ में आया कि पब्लिशिंग न्यूज़पेपर, मैगजीन, जर्नल्स ये उसका बिजनेस है। ठीक है, विच आर कन्फाइंड कलेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन आउट ऑफ इंडिया, ये ध्यान रखना उसका ट्रांसमिशन आउट ऑफ, अगर ट्रांसमिशन इंडिया में हो गया ना, चला भी इंडिया में थी, मतलब इसके जो सारे इंडिया से ही काम हो रहे हैं, तब तो ऑब्वियसली इसका ट्रांसमिशन, इसमें ध्यान क्या रखना है, ट्रांसमिशन आउट ऑफ इंडिया होना चाहिए। ठीक है, और न्यूज एजेंसी बाहर की होनी चाहिए, नॉन रेजिडेंट की। ठीक है, अगर ये दोनों चीजें हैं तो ही वो इनकम इंडिया में टैक्सेबिलिटी उसकी नहीं आएगी। शूटिंग ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स इन इंडिया, in case of a non-resident, no income shall be deemed to accrue in India through or from a operation which are confined to the shooting of any cinematographic film। बोल रहे हैं कि कोई नॉन रेजिडेंट ने इंडिया में आके फिल्म की है, इंडिया में आके शूटिंग की है, तो ये अगर तीनों चीजें सेटिस्फाई हो रही है ना, ये तीन कंडीशन, तो फिर वो इनकम इंडिया की नहीं है। पहला तो जो इंडिविजुअल है, जो एक्टर है, हु इज नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वो इंडियन सिटीजन नहीं है, हु इज नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वो इंडियन सिटीजन नहीं है। दूसरा है फर्म विच डज नॉट हैव एनी पार्टनर हु इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, हु इज, ये बोल रहे हैं कि जो फर्म है ना, जो प्रोड्यूस कर रही है उस मूवी को, उस प्रोड्यूसर में, जो प्रोड्यूसर है उसमें कोई मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म है, तो कोई भी पार्टनर इंडियन सिटीजन नहीं होना चाहिए उस फर्म में। तीसरा है, अगर मान लीजिए वो कंपनी है, देखो या तो इंडिविजुअल बताया या फर्म या कंपनी, बोल रहे इंडिविजुअल ही अगर अकेला ही है तो वो इंडियन सिटीजन नहीं होना चाहिए, अगर फर्म है तो कोई भी पार्टनर इंडियन सिटीजन नहीं होना चाहिए, अगर कंपनी है तो कोई भी शेयर होल्डर इंडियन सिटीजन या रेजिडेंट नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं ना पॉइंट? कोई भी है वो इंडियन सिटीजन या इंडियन वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, 6 सेट है। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 आप वापिस पढ़ो, कोई डाउट है तो बताओ मुझे। सर हाँ जी, तो एक भी अगर सेटिस्फाई नहीं हुई तो? एक भी, ये तीनों अपने आप से इंडिपेंडेंट है ना, या तो इंडिविजुअल होगा या फर्म होगा या कंपनी होगी, कोई चीज तीनों तो हो ही नहीं सकती ना। हाँ जी बताओ, और कोई डाउट है तो, कि भाई इंडिविजुअल है तो इंडियन सिटीजन नहीं होना चाहिए, इंडियन सिटीजन है तो वो इंडियन, सॉरी इंडिविजुअल है तो इंडियन सिटीजन नहीं होना चाहिए, फर्म है तो कोई भी, मैं ये बोलूंगा पार्टनर है वो इंडियन सिटीजन नहीं होना चाहिए, और अगर वो कंपनी है
मतलब इंडियन सिटीजन या इंडियन रेजिडेंट, कोई सा भी नहीं होना चाहिए, सिटीजन भी नहीं होना चाहिए और रेजिडेंट भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कंपनी है तो शेयर होल्डर नहीं होना चाहिए और रेजिडेंट भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक्टिविटीज कंफर्म टू डिस्प्ले और थ्रू डायमंड्स इन एसएनजे, ये क्या है? ये पॉइंट ऐड किया है इसलिए, why the case of a foreign company engaged in the business of mining of diamonds, no income shall be to through or from activity which are confined to display to uncut and unsorted diamond special जो। इसका मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जो डायमंड्स वगैरह कट नहीं होते क्या, ये माइन से निकलते हैं, तो ये बोल रहे हैं इनको प्रमोट करने के लिए कि ये जो है मेटल वगैरह, तो कोई फॉरेन कंपनी इसमें एंगेज है, तो उसके लिए बताया कि ये इनकम इंडिया में अर्न हुई हुई मानी नहीं मानी जाएगी, अनकट डायमंड्स के लिए। एक सेकंड देखो, अब देखो बिजनेस कनेक्शन वाला हुआ था इनकम और प्रॉपर्टी और एसेट आउटसाइड इंडिया, मैंने बता दिया एनी इनकम विच अराइजिंग फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी मूवेबल इमूवेबल टेंजिबल इंटेंजिबल वुड बी डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, ठीक है। डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। हायर चार्ज और रेंट पेड आउटसाइड इंडिया फॉर द यूज ऑफ मशीनरी और बिल्डिंग सिचुएटेड इन इंडिया। नहीं समझी इसका मतलब? ये बोले इनकम फ्रॉम कोई प्रॉपर्टी असेट आउटसाइड इंडिया है, कोई प्रॉपर्टी और असेट आउटसाइड इंडिया, जैसे हायर चार्जेज और रेंट पेड आउटसाइड इंडिया फॉर द कोई मशीनरी यूज किया है, बिल्डिंग यूज किया है, डिपॉजिट्स विद एन इंडियन कंपनी फॉर विच इंटरेस्ट इज रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, ये सब एग्जांपल है जो इनकम इंडिया में अर्न हुई हुई मानी जाएगी, ठीक है। इनकम थ्रू ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल असेट, इनकम थ्रू ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल assets situated in India would be deemed to accrue or arise in India all cases irrespective of the fact whether the capital asset is movable, whether capital asset is movable or immovable, movable or immovable, tangible or intangible, place of registration of the document transfer, बोले in India or outside India, द प्लेस ऑफ पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, ये इन्होंने केवल सिंपल बात बोली है कि कोई भी कैपिटल असेट है वो इंडिया में सिचुएटेड है तो वो इनकम इंडिया में अर्न हुई हुई मानी जाएगी, चाहे वो प्रॉपर्टी मूवेबल इमूवेबल टेंजिबल इंटेंजिबल कुछ भी हो, चाहे उसका रजिस्ट्रेशन इंडिया में हुआ हो या आउटसाइड इंडिया में हो, चाहे उसका जो पेमेंट है वो इंडिया में रिसीव हुआ हो या बाहर, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। दैट इनकम बी ट्रीटेड एज इनकम अराइज अक्रू और अराइजेज इन इंडिया, ठीक है। बस इतना पढ़ लो, इसको बहुत है। इनकम और सैलरीज अर्न इन इंडिया, ये बताया था आपको, अक्रू और अराइज इन इंडिया एंड अगर इंडिया में कोई सैलरी अर्न किया तो ऑब्वियसली वो इंडिया में अक्रू और अराइज मानी जाएगी। सैलरी पेबल और सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया वुड बी ट्रीटेड, इसमें तो कहना ही क्या, अगर कोई इंडिया सर्विस में इंडिया में दी है तो उसका कोई भी पेमेंट मिलेगा वो इनकम इंडिया में अर्न हुई हुई मानी जाएगी। इनकम फ्रॉम सैलरी पेबल बाय द गवर्नमेंट, ये मैंने बताई दिया, पेबल बाय द गवर्नमेंट फॉर सर्विसेज, अगर आउटसाइड इंडिया किसी ने सर्विस दी है, ये वो पॉइंट आ गया पूरा देखो। इनकम फ्रॉम सैलरीज विच इज पेबल बाय द गवर्नमेंट टू ए सिटीजन इन इंडिया फॉर सर्विसेज, अगर इंडियन गवर्नमेंट किसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडियन सिटीजन को कोई पेमेंट कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडियन सिटीजन को कोई पेमेंट कर रही है आउटसाइड इंडिया, तो वो इनकम वो जो डिम टू अक्रू और राइज इन इंडिया मानी जाएगी। लेकिन अलाउंसेज परक्विजिट जो होते हैं आउटसाइड इंडिया इंडियन सिटीजन को आउटसाइड इंडिया सर्विस करने के लिए वो एग्जम्प्ट होते हैं 10(7) में। इलस्ट्रेशन 6 ट्राई करो अभी, इलस्ट्रेशन 6 अभी पढ़ो आप लोग, इलस्ट्रेशन
जी क्या हुआ? हुआ क्या? क्या हुआ? कोई रिप्लाई नहीं है किसी का। Mr. David is 40 years a government employee serving in the Ministry of External। मिस्टर डेविड है जिसकी एज 40 साल है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में है। इंडिया से चला गया, लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम 31 मार्च 19 को इंडिया गया ड्यू टू ट्रांसफर टू हाई कमीशन ऑफ कनाडा। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं? वो हाई कमीशन पे जॉब पे चला गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको जॉब पे भेज दिया। और कहाँ पे भेज दिया? आउटसाइड इंडिया भेज दिया, कनाडा। 31 मार्च 19 को चला गया। ही डिड नॉट विजिट इंडिया एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। 19-20 में वो इंडिया आया ही नहीं, एक भी दिन नहीं आया। इसका मतलब उसका स्टेटस बेसिक दोनों ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसका मतलब उसका स्टेटस क्या हो गया? नॉन रेजिडेंट। तो ये उसको इनकम मिली, 5 लाख रुपए तो इनकम उसको मिली है सैलरी। फॉरेन अलाउंसेज जो एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन एफडीआर फ्रॉम बैंक इन इंडिया 1 लाख, ये तो इंडिया में अर्न हुई है, ये तो टैक्सेबल हो जाएगी। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान, इंडिया में कोई एग्रीकल्चर इनकम, इंडियन लैंड अगर एग्रीकल्चर इनकम हो रही है इंडियन लैंड पे तो वो एग्जाम्प्ट है, लेकिन ये तो पाकिस्तान में है जमीन, तो टैक्सेबल होगी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन क्या बता दिया? पाकिस्तान। कोई भी प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है, कोई भी प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है तो उसका क्या करेंगे? तो देखो इसमें क्या क्या टैक्सेबल होगा। अगर बात करें टैक्सेबिलिटी की बात करें तो कितना टैक्सेबल होगा? इसका स्टेटस है नॉन रेजिडेंट। इसका स्टेटस क्या है? नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट के लिए ये टैक्सेबल होगी क्या? बिल्कुल, ये पने पड़ा था इंडिया में अर्न हुई हुई मानी जाएगी। तो 5 लाख तो ये टैक्सेबल होंगे। ये होंगे क्या फॉरेन अलाउंस? नहीं जी सर, ये एग्जाम्प्ट है। एग्जाम। अब बता देते हैं 10(7) के अंदर अलाउंसेज परक्विजिट्स एग्जाम्प्ट होते हैं। इंटरेस्ट ऑन एफडीआर फ्रॉम बैंक इन इंडिया में, बैंक से, इंडियन बैंक से अगर इनकम हो रही होगा। है, इंटरेस्ट मिल रहा है तो ये होंगे। टैक्सेबल होगा 1 लाख। फिर है कि 2 लाख पाकिस्तान में कोई लैंड है, तो ये अगर रेजिडेंट होता तो टैक्सेबल होता, लेकिन ये तो नॉन रेजिडेंट है। रेजिडेंट होता तो पाकिस्तान में जमीन है तो भी वो क्या होता? टैक्सेबल होता। इंडिया में अगर एग्रीकल्चर लैंड है, इंडियन अगर वो रेजिडेंट है तो वो एग्जाम्प्ट हो जाता, लेकिन ये तो नॉन रेजिडेंट है। तो नॉन रेजिडेंट की इंडिया से बाहर ही इनकम, इंडिया को कोई लेना देना ही नहीं है इससे। सही बात है। ठीक है, इंडिया को कोई लेना देना नहीं है। कोई नॉन रेजिडेंट है, बाहर का है, बाहर ही कमाया, तो इंडियन गवर्नमेंट क्यों उससे टैक्स लेगी? एक ये मीटिंग मीटिंग में आया आया है प्रधान बोल के। अच्छा, मेरे ख्याल से इंटर वाले वो आ गए, फाउंडेशन वाले। ठीक है ना? और तो ये भी नहीं लगेगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बोल दिया पाकिस्तान, वो भी सेम ही बात हो गई, तो ये भी टैक्सेबल नहीं होगी। 5 लाख 6 लाख रुपए टैक्सेबल होगी। ठीक है, 6 लाख रुपए। डिविडेंड पेड बाय एन इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया, इसमें देखो क्या क्या रह गया है। रॉयल्टी वाला पॉइंट है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है अभी, भी देख लेंगे एक बार। ठीक है, थोड़ा सा बचा है, कल इसको कर लेंगे। अभी जीएसटी के लिए कल थोड़ी देर करके अपन इसके क्वेश्चंस वगैरह करके कल खत्म हो जाएगा, फिर सैलरी स्टार्ट करेंगे। अभी जीएसटी पढ़ेंगे तो आप लोग उस आईडी से ज्वाइन ज्वाइन करेंगे, प्रथम वाली आईडी से। ओके, अभी आप अभी आप लोग प्रथम वाली आईडी है ना सबके पास, उससे ज्वाइन करेंगे प्रथम वाली से।